का। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। परिस्थितियों पे या कोई चुनौतियों पे जो लिए गए, उसमें सभी वर्गों के बीच एक आम राय, आम शुमारी की परंपरा रही है। खासतौर पर कृषि के मामले में या फिर किसी बड़े फैसले के मामले में सभी की राय लेने की, समितियां गठित करने की, ग्राम सभा बनाने की एक भारत की बहुत पुरातन परंपरा रही है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। और हम जानते हैं कि जब आजाद भारत में हमारा संविधान जब बना, अब किस तरह से संसदीय लोकतंत्र का जो रास्ता है वो आगे बढ़ा कर्तव्य के तौर पर, और किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की गई, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता की गई। महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जिस बात का जिक्र किया करते थे कि दरअसल सबसे जरूरी है कि समाज में सबसे जो नीचे खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता की जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की जो उनकी परिकल्पना थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जिस बात का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर आप देखें कि दरअसल ये इसलिए संभव हो पाया है कि हमारे संविधान ने ये सुनिश्चित किया है और इस बात की गुंजाइश छोड़ी है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जो बदलावों की जरूरत है, जो संशोधनों की जरूरत है, वो संशोधन भी समय समय पर संसद के जरिए हमें देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से, देश काल के हिसाब से जो जरूरत हुई, तमाम संविधान के जो प्रावधान है उनमें संशोधन भी किए गए और उसको व्यापक सहमति, व्यापक विचार विमर्श के साथ संसद ने उस काम को पूरा किया और संसद को ये शक्ति भी दी गई। इसीलिए हमारे संसदीय लोकतंत्र में संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और एक तरह से कह सकते हैं कि प्राण संसद में निहित होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये इसलिए संभव हो पाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें दरअसल इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया कि दरअसल जो आम जनता के जो हित है, जो आम जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो आम जनता के जो सपने हैं, जो आम जनता के जो विचार हैं, जो आम जनता की जो चिंताएं हैं, उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना है। और उसके लिए पूरी व्यवस्था और पूरे तंत्र का निर्माण सुनिश्चित किया गया। और वो व्यवस्था कैसे चले उसके लिए एक एक बिंदु पर विचार किया गया। एक एक बिंदु पर कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, शासन तंत्र को चलाने में क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, क्या व्यवस्थाएं जरूरी है, क्या बदलाव हो सकता है, इन सब बातों पर विचार करते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और यही वजह है कि आप देखें कोई भी चुनौती हमारे देश के सामने आई हो, हमें एक रास्ता मिला है। हमारे संविधान ने रास्ता दिखाया है, हमारे नीति निर्माताओं ने रास्ता दिखाया है, हमारी संसद ने रास्ता दिखाया है, हमारी विधानसभाओं ने रास्ता दिखाया है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने रास्ता दिखाया है। और ये रास्ता दरअसल जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए दिखाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप निखिल, इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि जो रास्ता है उस रास्ते में जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो चिंताएं हैं, जनता की जो सपने हैं, उनका पूरी तरह से ध्यान, बिल्कुल, जो अंतिम शक्ति है इस संविधान में वो जनता में ही निहित है। शैलेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने बात कहा और बार बार इस बात को सभी लोग दोहरा रहे हैं। आपने भी कहा कि जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है, यानी कि जो संविधान है ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया है, अगर एक तरह से कहा जाए तो गलत। Yes, indeed, the concerns, the dreams, the aspirations of the people is what is the driving force of the Constitution. I'll take this thought forward to our correspondent Shishir. Shishir, when we talk of the aspirations of people, the concerns, the dreams of the people, then Dr. Ambedkar's vision of the society was based on fraternity, was based on equality, was based on liberty. So when we talk of these values being put forth and these values being imbibed in the society today, the present day political dispensation plays a very important role in making sure that these dreams, these aspirations and these these concerns of the people, of the population of the country are met. As a reporter, I would want you to talk more about how has been the present day political dispensation sticking to these aspirations, to these concerns of the countrymen. The way we saw our government, the political dispensation performed during the times of lockdown, be it the concerns of the farmers or for that matter the different packages, the financial aid which had been given during the time of in such times of pandemic as well.
also talks of adherence to the basic principles which have been mentioned in the Constitution, isn't it? Further ahead, we also talk about how the judiciary is also helping these people, the common people here. Well, obviously, from layman's perspective, if you look at this entire democratic system here, what exactly does our common people of India needs here? And that exactly what is stipulated is that what is mentioned in Constitution here. When it comes to his inspiration and his work is done. Yesterday, President have said that all the responsibilities, are, especially on the people representative, have increased now, and they have to live up to the expectation. Now, why exactly President has said that? Why we have to live up to the expectation here? Is there a reason that when people elect the people representative, they think that whatever the issues they're facing, be it farmers, be it workers, wage earners also, all these people actually have some of the other issues here need to be resolved in a proper manner here. And that's the reason the right forum probably is the representation that they give through their vote. And when a public representative, sit in the house, in the parliament also, or the assembly also, they try to resolve these problems. If the farmer is facing the problem regarding this, the bills also made regarding the laws is made so that we can safeguard the farmer. When it comes to laborers also, when laborers are facing issues on the workplace also, when it comes to on the rights are concerned, again, these kind of things are discussed in the House. And basically, when we talk about this, we have a proper constitution which have laid down all the points which need to be followed here, which need to be adhered here. And that's the reason President yesterday said that we have a more responsibility when we live up, we have to live up to the expectation of the people here. We have to follow all those aspects here and give relief to the common man here. That's what the major aspect of a people representation you're talking about, and that's what the political representation should work for. Obviously, there's a party agenda, there's different things also altogether, but on a larger perspective, all these parties, all the people representatives are actually working for the people here, and that's what the constitutions also talk about here. Well, it's not just a political dispensation. As I told you earlier, that we have to look in a broader spectrum here. We have to also discuss about the judicial system that we're going to see here. If anything injustice happen to anyone in the country, they again go to the, we have different courts here. We have session court, we have high court, we have Supreme Court here. So this also judicial power that gives the complete justice to the people here. So obviously, these two important aspects that we're going to see, the pillars that we're going to see here, it's meant for the people here, and through this means actually they will get a justice here. Obviously, it will make their life much more better. Now we talk about the executive. The executive also at the same time, so whatever the laws which have laid down here, what are the important policies that government makes here, those needs to reach to the people, and that's where the executive come into a picture. Obviously, now these executive are also committed to the people's work here. Any project that government discuss, any policy that government announce, need to reach to the last person here in the society, because that's what the people representatives, the parliamentarians, the legislators are actually thinking about them. And it is the responsibility of the executive to take this, the work to the common man, to the common people here, and give them benefit here. And that's the reason when we talk about. All right, I think we've lost contact there with Shishir. We'll try getting back to him again to get more. And he was giving inputs on the 80th Conference of Presiding Officers, which is taking place in Kevadia, and today is the last and the final day of the conference. Yesterday we saw the Assembly speakers, the parliamentarians and members of the three wings, the three pillars of the democracy, executive, legislature and judiciary, participate and deliberate upon the theme, that is harmonious coordination between these three pillars of democracy, executive, judiciary and also the legislature. Also, when we talk of the Constitution Day or the Samvidhan Divas, which is being celebrated across the country today, President Ramnath Kovind will be leading the nation in celebrations today by reading the preamble to the Constitution at Rashtrapati Bhavan at 11 a.m. today. Vice President, Speaker Lok Sabha and all other presiding officers of different state legislatures will be reading the preamble at the Statue of Unity at Kevadia in Gujarat, where the 80th Presiding Officers Conference is taking place. The reading of the preamble by President Ramnath Kovind will be telecast live on Doordarshan Network at 11 a.m. और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। इनके विषय में आपको बताएं कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी, यानी इसको हाथ से लिखा गया था। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था और दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये उन लोगों की, उन भारतीय मनीषियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से इस संविधान को उकेरा है। और भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया है। वो नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। और संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। और इससे जो अथक परिश्रम इसमें किया गया, सिर्फ एक बुद्धिमत्ता का परिचय तो जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने तो दिया ही प्रीति, लेकिन जिसमें जितना मेहनत इसमें किया गया, हाथों से लिखा गया। कैलीग्राफी एक्सपर्ट थे रायजादा साहब, और उन्होंने पूरे सारे पेजेस को अपने हाथ से लिखा। 6 महीने का वक्त लिया और फिर इसको नंदलाल बोस ने इस पर चित्रों से इसको सजाया। तो कितनी मेहनत इसमें की गई थी, ये सोचने समझने की बात है। और यूं ही इसको ये नहीं कहा जाता है कि ये भारत की संविधान जो है ये प्राणवायु है, एक आत्मा है। तो निश्चित तौर पर उस आत्मा में प्राण डालने का काम जो है हमारे जो भारतीय लोकतंत्र के मनीषी थे उन्होंने बखूबी किया है। All right, also we'll talk more about it. On 26th of November in 1949, the Constituent Assembly of the country formally adopted the Constitution of India, which came into force on 26 January 1950, that is a year later. The Ministry of Social Justice and Empowerment in the year 2015 notified the decision of the government to celebrate 26 November as Constitution Day. Now, this day is celebrated to promote values of the Constitution among citizens. This day is also celebrated as a mark of tribute to India's first Law Minister, Dr. B.R. Ambedkar, who played a pivotal role in drafting the Constitution. And also to talk more about it, we are continuously getting inputs from our correspondents Shishir and Shailar, who are joining us from Kevadia in Gujarat. बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इन दोनों हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ये भी लगातार हमें लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पीठासीन अधिकारियों के लिए जो सम्मेलन है, इसमें संविधान दिवस एक तरह से कहीं ना कहीं एक विशेषता बनकर उभर कर आया है। इन 2 दिनों में एक दिन जो है वो संविधान के नाम पर भी है। और संविधान से, जैसा कि अभी आपने कहा कि संविधान से ही रास्ता निकलेगा इन तीनों लोकतांत्रिक जो स्तंभ है उनके बीच में एक समन्वय बिठाने का। जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके लिए क्या टेक अवेज होंगे इस सम्मेलन का और संविधान दिवस के इस गैदरिंग का विशेष तौर से? निखिल, देखिए, अगर इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की हम बात करें तो दरअसल एक तरह से जो चर्चा हो रही है इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पीठासीन अधिकारी उस पद पर रहते हुए, विधानसभा जो अध्यक्ष हैं पद पर रहते हुए, न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत सदन में कोई फैसला लेते हुए नियमों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो उनकी फैसला लेते वक्त ये सुनिश्चित होना चाहिए कि पूरी तरह से न्यायपूर्ण वो फैसला हो। और इस बात का जिक्र भी कल जो उद्घाटन सत्र था उसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया कि दरअसल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी फैसले पर विवाद की स्थिति जैसी कोई आशंका पैदा न हो। इस बात को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास एक तरह से किया जाना चाहिए। तो दरअसल ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो विधानसभाओं में जो फैसले लिए जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष खासतौर पर हमने देखा दल बदल कानून के मामले में जो फैसले होते हैं उस पर विवाद देखने को मिलता है। कई बार ये मामला जुडिशरी न्यायपालिका में जाता है और ऐसे में कई बार हमने ये भी देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर तमाम राजनीतिक दलों को आपत्ति होती है और जो सदन की जो कार्यवाही है उसमें भी बाधा पहुंचती है। तो ऐसे में क्या वो एक और बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है आपस में संवाद के जरिए? और जिस बात का जिक्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया कि वाद से विवाद न हो, संवाद के जरिए एक रास्ता निकलना चाहिए। तो दरअसल जो पूरी व्यवस्था है संसदीय लोकतंत्र की उसमें बहुत अहम ये है कि न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सदन को चलाने में, सदन की चर्चा में हिस्सा लेने में, तमाम जो महत्वपूर्ण विषय हैं जनता से जुड़े हुए उन्हें उठाने में और जो विधेयक सत्ता पक्ष पारित कराना चाहता है उन विधेयकों पर चर्चा के दौरान शामिल होने में, अपनी राय रखने में। तो दरअसल सदन की कार्रवाई सभी की सहमति से चले और सभी सदस्य
संसदीय मर्यादाओं का पालन करें, उनके जो आचरण है वो संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल हो, उस एक दायरे में हो, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आम जनमानस है उस पर एक असर भी पड़ता है और जनता देख रही होती है अपने संसदीय जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके आचरण को, और निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको भी रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको ये सुनिश्चित करने का प्रयास हर संभव करना चाहिए कि किसी भी स्तर पर कोई विवाद न हो, इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमने देखा कि 2 दिन का जो सम्मेलन है उसमें आज दूसरा दिन है, जिसमें समापन सत्र में वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो टेक अवे निकलने वाला है, जो निष्कर्ष निकलने वाला है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सभी के अपने दायरे हैं, सभी की अपनी सीमाएं हैं, सभी के अपने अधिकार हैं, और एक दूसरे का परस्पर सम्मान, अगर हम विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करें, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ संवैधानिक दायित्व, संवैधानिक जवाबदेही का ध्यान रखते हुए सभी अंगों को आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरह से एक समन्वय की स्थिति आ सकती है इन सबके बीच, अपने काम को करते हुए, अपने दायित्व को पूरा करते हुए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये एक आदर्श स्थिति है अगर कहा जाए, निश्चित तौर पर ये एक आदर्श स्थिति है जैसे आपने बताया, और इस आदर्श स्थिति पर पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। जो भारत का संविधान परमिट करता है उस हिसाब से एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली का प्रस्ताव देता है और उसको प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट्स हैं, निचली अदालतें हैं, और वो सब न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। जजेस को के कार्यकाल की सुरक्षा है, सेवा में निर्धारित शर्तें हैं, ताकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रह सके। और अब तक जो भारत की न्यायपालिका है उसने वो स्वतंत्र रही भी है, और पूरी दुनिया में इसका मान सम्मान भी है। बावजूद इसके ये देखने में आता है कि कई बार ये जो कन्फ्रंटेशन की स्थिति होती है, हम बात केवल बार बार संसद की और जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी कर रहे हैं, किस तरह से ये भी देखने में आता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कई बार सामने आता है। उसके पीछे तर्क दिए जाते हैं कि जब जो विधायिका है या जो दूसरे अंग है लेजिस्लेटिव के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव है, वो अगर कहीं ढीला पड़ता है तो न्यायपालिका को तेज होना पड़ता है। कैसे इन चीजों में सामंजस्य बैठाएंगे, क्योंकि जो आदेश अदालतें पारित करती हैं वो तो अपने दायरे में रहकर ही करती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि न्यायिक हस्तक्षेपता की जो बात सामने आती है, और कई बार ये कहा जाता है कि कार्यपालिका अपना काम शायद उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से करने की जरूरत है, जो जनता की आकांक्षाएं हैं या जो कानून सम्मत जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी वजह से न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है या न्यायपालिका को एक तरह से हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, ये तय करना की कोशिश होनी चाहिए, ये इस स्थिति तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में जो कानून विधायिका बनाते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा का एक अधिकार न्यायपालिका को हासिल है, और साथ ही साथ न्यायपालिका के आदेश के पर एक तरह से देखें तो ये संसद को भी अधिकार हासिल है कि वो उस पर कोई कानून बना सके। तो दरअसल एक दूसरे के दायरों का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे की जो सीमाएं हैं, जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कई बार न्याय के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो हस्तक्षेप करे जब कोई ऐसा मामला सामने आता है या कोई ऐसी बात सामने आते न्यायालय को लगता है कि उसका हस्तक्षेप करना जरूरी है। तो ये अपने आप में कई बार गलत नहीं होता है। मैं नहीं कहते कि न्यायिक सक्रियता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। और कई बार देखने को मिला है, अधिकांश मामलों में हमने देखा है कि न्यायिक सक्रियता से रास्ता निकला है और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला आगे बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर वो भी अपने आप पे एक तरह से जरूरी है और हमने देखा है। लेकिन ऐसी स्थितियां ना आए, कार्यपालिका इस तरह से काम करे, एग्जीक्यूटिव इस तरह से काम करें कि वो स्थिति ना आए, तो एक तरह से आदर्श जो स्थिति कहते हैं उस और रास्ता जाता हुआ दिखाई देता। हालांकि आप व्यवहार में इस बात को इस तरह शायद ही सोच सकते हैं कि कभी कोई ऐसी स्थिति ना आए कि जिसमें हम वाद विवाद की स्थिति ना देखें या इस तरह का कोई माहौल ना देखें कि कोई एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण की कोशिश हो रही है या फिर जाने अनजाने एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। लेकिन
ऐसा ना वो करने की ओर आगे बढ़ा तो जा ही सकता है, और उसकी एक समन्वय की स्थिति तो लाई ही जा सकती है, या उस पर एक विचार विमर्श कर एक खाका तो तैयार ही किया जा सकता है, या उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और वो सब कुछ संविधान के दायरे के अंदर निहित है। संविधान ने सब कुछ स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है, लिहाजा उसमें एक तरह से कहें कि एक गुंजाइश है टकराव का रास्ता ना, और चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना टकराव का रास्ता अपनाए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपने काम शैलेंद्र जिम्मेदारी को पूरा कर सकती है, इसकी भी स्पष्ट तौर पर गुंजाइश। और यही वजह है कि हम तमाम मामलों में देखते हैं कि न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई टकराव नहीं होता, और सभी अपना काम पूरा करते हैं। To minimize confrontation, this is what has been, put forth in the Constitution. But also, yesterday we saw Vice President also, the President also talk of how communication could be key, when this confrontation between, the three pillars of this democracy comes up. Even though we know that the boundaries are fixed, even though we know that these individual pillars have to work within their own peripherals, but when talking of this confrontation, how important and crucial does this communication which has been put forth by both the President and the Vice President yesterday, how important does that play and how that has to be taken forward? मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं। Yes, शैलेंद्र। बिल्कुल प्रीति, कल इस बात का जिक्र भी उपराष्ट्रपति ने जो अपना संबोधन किया, वो अपने आप में एक तरह से बहुत कुछ इशारा करता है कि दरअसल विधायिका हो या फिर न्यायपालिका हो और या फिर कार्यपालिका हो, सभी की अपनी भूमिकाएं, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि कोई सुप्रीम नहीं है। यानी अगर कोई ये समझता है कि वो सुप्रीम है, तो ये सुप्रीम सिर्फ भारत का संविधान है। यानी संविधान के दायरे में जो शक्ति दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए और दूसरे का परस्पर सम्मान करना चाहिए, दूसरे के दायरे का सम्मान करना चाहिए। तो अगर आप उसको दूसरे शब्दों में कहें तो दरअसल लक्ष्मण रेखा का सभी को ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ने सभी को शक्तियां दी हैं, सभी की सीमाएं हैं और सभी को अधिकार दिए हैं। तो एक दूसरे के अधिकारों का ख्याल रखा जाना चाहिए और एक दूसरे की शक्तियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो यही वजह है कि जब हम उस तरफ देखते हैं कि इतने कई दशकों के भारत में जो संविधान लागू होने के बाद का जो अनुभव रहा है, हमने देखा है कि तमाम जटिल मामलों में बिना एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण किए, बिना एक दूसरे के अधिकारों का असम्मान किए जो व्यवस्थाएं हैं, जो न्यायपालिका। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो बात हुई जुडिशियल एक्टिविज्म की और एक दूसरे का सम्मान करने की। जब बात कार्यपालिका और विधायिका की भी होगी, जब तीनों अंगों की बात हो रही है, तो अगर एक को एक मिलाकर चले तो कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय, हालांकि अमूमन ये देखने में आता है, लेकिन फिर भी कई बार यदा कदा इस तरह के कन्फ्रंटेशंस आते हैं। किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है, और खासतौर पर जब विधायिका के लोग मिलकर बैठे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। देखिए, हमने देखा कि कई बार कई मामले में लोग न्यायालय तक पहुंचते हैं और ऐसे बहुत सारे मामले आए जिसमें न्यायालय ने हस्तक्षेप से मना किया, और एक तरह से देखें तो जो उस मामले को लेकर न्यायालय में गया उसे फटकार भी लगाई और उसे जुर्माना भी लगाया। दरअसल ऐसा नहीं है कि न्यायालय इस बात को नहीं समझता, या न्यायिक आपने प्रक्रिया में हमने देखा है कि कई बार ये स्पष्ट तौर पर न्यायालय की तरफ से ये कहा भी गया कि बात इसमें संसद की अधिकार क्षेत्र में अमुक विषय आता है, या फिर इसमें दिशा निर्देश देने से मना किया गया न्यायालय की तरफ से। दरअसल हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर ये बात सामने रखी गई है, और ये ऐसे इस वजह से ऐसा संभव हुआ है क्योंकि संविधान ने स्पष्ट तौर पर एक तरह से रेखांकित किया है तीनों जो अंग हैं, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर जो विधायिका हो, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो सीमाएं हैं। तो यही वजह है कि हमने देखा कि जटिलतम मामलों में, तमाम ऐसे मामलों में पिछले कई दशकों में एक तरह से समन्वय के साथ आगे बढ़ने में हमें कामयाबी मिली है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, कई बार चिंताएं सामने आती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आती दिखाई दी है। हालांकि रास्ता निकाला गया है, रास्ता निकला है, क्योंकि हमारे संविधान
ने वो सारी व्यवस्थाएं दी हैं और संविधान के अंतर्निहित व्यवस्थाओं में All right, we'll interrupt Shailendra here, and from here we'll take our viewers to Kevadia in Gujarat, where as we speak, we tell you that the 80th conference of the presiding officers is taking place. Today is the second and the final day, and in a short while from now, the president will read out the preamble of the constitution virtually. We'll take you live there now. नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का गुजरात की धरती के केवड़िया में स्वागत है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज की तारीख भारत के इतिहास में भारत के गौरव का दिन है। आज 26 नवंबर है, जिसे देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा, जिसका प्रसारण 11 बजे देश भर में दूरदर्शन के जरिए किया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे देशवासी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। And the Constitution of India, of course, is supreme. It was adopted by the Constituent Assembly on this day, the 26th of November 1949, and enshrined in the Constitution of India are the articles of also the directive principles, which we saw. We can see here that all the presiding officers who have come for this conference are standing in front of microphones, and they, along with the President, who will be leading the nation, the President will be leading the nation in reading out and reaffirming the principles enshrined in the Constitution of our country, which are in the preamble. And we can see that these are all images of messages that are enshrined in the Constitution of India to defend the country, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Yesterday, the President was here and he paid tributes to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, at the Statue of Unity, and tweeted after that about how Sardar Patel personified the title Sardar and remains an inspiration for millions till date. And the President also spoke in his inaugural address about the democratic system, about fairness and justice being the bedrock of our parliamentary democratic system, and about the high office of the speakers and the presiding officers, which requires both dignity and duty and a sense of justice. And the expectations of the people are also going up, aspirations of people are going up, how democracy has been the most effective system in delivering people's welfare. संविधान दिवस पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संविधान लेखन का कार्य 9 सितंबर 1946 से शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। 4 जनवरी 1948 को पहला प्रारूप तैयार हुआ, जिस पर तकरीबन 32 दिन चर्चा चली। हस्तलिखित अंग्रेजी का प्रारूप 6 महीने में पूरा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आत्मर्पित किया गया संविधान। अंग्रेजी हस्तलेखन संविधान का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना जी ने किया। हिंदी हस्तलेखन संविधान का बसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया। And we can see that all the presiding officers are standing, and we can see also behind them cutouts from the Constitution to abide by the Constitution, to respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem.
We also know that the Constitution of India is supreme. The Constituent Assembly adopted it on the 26th of November 1949 and it came into force on the 26th of January 1950. It repealed the Government of India Act of 1935 and the Dominion of India became the Republic of India. Also, it repealed the Indian Independence Act of 1947. The Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, the Minister of State for Parliamentary Affairs. केवड़िया में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा के प्रांगण में देश की संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी संविधान दिवस पर यहां मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा, जिसका प्रसारण 11 बजे देश भर में दूरदर्शन के जरिए किया जाएगा और संविधान की इस प्रस्तावना को यहां मौजूद देश के संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी भी इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे। B.R. Ambedkar had said about the preamble that it is a way of life and it is the basic principles that cannot be divorced from one another, liberty from equality, equality from liberty, and both liberty and equality cannot be divorced from fraternity. हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, जिसके बाद भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता मूलक इतिहास के प्रवाह को भी विभिन्न छवियों के द्वारा संविधान में स्थान दिया गया और उसी का असर रहा कि इन चित्रों के द्वारा मूल संविधान को एक जीवंत स्वरूप प्रदान किया गया। भारत के प्रख्यात चित्रकार और रेखाकार श्री नंदलाल बोस से आग्रह किया गया था उस समय कि वो भारत के हजारों वर्षों की इस प्रभावी सांस्कृतिक प्रवाह को मूल संविधान में स्थान दे, जिन्हें चित्रों के जरिए संविधान में शामिल किया गया। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं धन्यवाद। जय भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। And having read the preamble of the Constitution and reaffirming the commitment
to the Constitution and the values enshrined in the Constitution. The leaders of the various assemblies and councils and legislatures of our country will now return to their working session, and we return to the studios of Doordarshan. क्षण ये भारतीय लोकतंत्र के लिए संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रस्तावना का पाठन किया और लोगों ने उसके साथ में सस्वर पाठन किया उनका। तो निश्चित तौर पर ये एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है और इतिहास के बनने जैसा है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिवसीय ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है वहां पर हो रहा है केवड़िया में, उसके साथ ही साथ में संविधान दिवस के मौके पर इन सारे कार्यक्रमों का होना निश्चित तौर पर एक बार न सिर्फ जन जागरूकता को बढ़ाएगा, बल्कि जो जन आकांक्षाओं और जो इच्छाओं की बात, जो हम लोगों की इच्छाओं की बात कर रहे हैं, उनकी पूर्ति भी कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि देश के तमाम लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बार फिर जो लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, वो उसकी पूर्ति इनके जरिए जरूर हो सकेगी। Yes, indeed. It's not only just the aspirations, the concerns, but also the preamble of the Constitution. The Constitution itself says that the duties also have to be adhered by the citizens to ensure that the duties and the rights together help in our country flourishing ahead. And this is what is witnessed not only just yesterday, but also in the previous days as well. And today, marking the 71st Constitution Day today, we had just a while back President read out the preamble of the Constitution, which was followed by the presiding officers who have gathered in Kevadia. They also unanimously read out the preamble to the Constitution after the President, and this on your screens we have the preamble of the Constitution and also the duties, the rights and the aspirations, the concerns enlisted in the Constitution of the countrymen. बिल्कुल एक विश्व का सबसे बड़े संविधान में से है ये एक, और इसको जैसा कि कहा जाता है कि तमाम सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं लोगों की हैं और संविधान को विस्तृत जो बनाया गया है उसके पीछे कई सारे कारण हैं कि भारत जैसे बड़े देश का भौगोलिक कारण है, भारत का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, विविधता इस पे है, और जो ऐतिहासिक कारण रहे हैं इतने समय से जो विदेशी आक्रांताओं का शासन रहा है, तो इसको सबको देख करके संविधान सभा में कानून एक्सपर्ट के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं का ख्याल रखते हुए, लोगों को प्रभुसत्ता संपन्न बनाते हुए इस संविधान का निर्माण किया था। और जैसा कि आपने प्रियम्बल में देखा कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस फॉर ऑल, इन जैसे चीज़ों का विशेष ख्याल रखा गया है। और इस मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की बात, जैसे अभी प्रीति ने कही कि क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, इन दोनों का न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसका पालन भी किया जाना चाहिए। और संविधान दिवस जो है आज का जो दिन है वो इस पर निश्चित तौर पर बार बार इसको रेखांकित करेगा कि हम सब जो भारत के नागरिक हैं उसको जाने, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने अधिकारों को जानें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, ये सब भारत के नागरिकों को कहीं ना कहीं सशक्त बनाते हैं, उनको एक ताकत देते हैं और साथ ही साथ उनके विकास का जो भारत का जो विकास है वो लोगों के आकांक्षाओं के साथ, लोगों के स्वयं के विकास के साथ जुड़ा हुआ है कि और न सिर्फ उनके विकास के साथ जुड़ा हुआ है बल्कि एक दूसरे के हितों का ख्याल करते हुए सबको साथ में लेकर चलने की बात इस संविधान में कही गई है। क्योंकि इक्वालिटी की जब बात आती है तो ये सारे जो नियम कानून है वो सबके लिए
एक बराबर होते हैं। Yes, indeed. You're talking of rights, you're talking of duties, you're talking of rights, Nikhil. And, you know, the Constitution, the vision of Dr. B.R. Ambedkar is evident in the Constitution, the far-sighted vision, we may call it, because, you know, the issues, the concerns, the aspirations, these dreams which were there, say 70, 71 years back, are also evident today in the society. As we also celebrate the 71st Constitution Day, you know, it has been highlighted time and again that duties, there has to be a balance between duties and rights, but at the same time, it is also the concern of the political dispensation to ensure the growth, the progress of every person in the country, the person standing last in the queue in the country, and that is evident, you know, of what all are the highlights of the Constitution itself. The government, the nation today, in fact, is celebrating the Constitution Day, and also this is in line with making people more aware of the rights and the duties which are mentioned in the Constitution, to ensure that we flourish as a society, as a country, and for other nations also to follow. जी बिल्कुल। और भारत का संविधान जिसको कहते हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, यानी कि ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान का एक अंतिम जो शक्ति है वो भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। और संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर लोगों को सबसे ज्यादा ताकत इसमें दी गई है। और जो बार बार बात कही जा रही है कि जो भारत का संविधान है, इस तरह से वो सबसे निचले स्तर पर, या जिसको कहें कि जिसको आपने कहा कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा हुआ है। और इन शक्तियों और अधिकारों के कमजोर पड़ने की किसी भी संभावना को देखते हुए संविधान के संरक्षक के रूप में काम करने की बात होती है। जब बात कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, तो वो यहीं पर सामने निकल कर आता है, सामने परिलक्षित होता है कि अगर किसी भी तरह के, किसी भी शक्तियों के या अधिकारों के कमजोर पड़ते हैं या टकराव होता है, तो ऐसे में संविधान संरक्षक के रूप में सामने आता है, एज ए गार्जियन सामने आता है, और संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को रद्द करने और इस प्रकार के संविधान की सर्वोच्चता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि जिस तरह से भारत का जो संविधान है, जो भारत का लोकतंत्र है, उसमें इतना जीवंत लोकतंत्र, इतना जीवंत जो संविधान हमारे लोकतंत्र के मनीषियों ने हमें दिया है, उसको हम जाने समझें। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम को? अगर देखा जाए एक बड़े फलक पर, एक बड़े विस्तार के तौर पर, कितना जागरूकता लेकर आएगा, कितना एक जिसको कहते हैं स्पीड अप करेगा इस प्रोसेस को, कि लोग भी जानेंगे, समझेंगे कि हमारा जो जनतंत्र है, जो हमारा लोकतंत्र है, और खासतौर पर जो हमारा संविधान है, जो हमारा अभिभावक के तौर पर काम करता है, वो हमें किस तरह से शक्तियां देता है, अधिकार देता है, और हमारे कर्तव्यों को भी हमें बताता है। शैलेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल निखिल, बताएं। जी शैलेंद्र, ये जानना चाहते हैं कि आज का ये जो दिन है, जितना एक बड़े फलक पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, 2015 के बाद से ही संविधान दिवस को विस्तार से मनाने की परंपरा शुरू हुई, और हर बार इसमें एक और नया विजन जोड़ा जाता है। इस बार का जो ये संविधान दिवस का इतना विस्तार दिया गया है, किस तरह से ये लोगों को जागरूक करेगा कि वो जान सके कि उनके अधिकार क्या है, और खासतौर पर उनके कर्तव्य क्या है? कर्तव्यों का पालन करना भी बेहद जरूरी है लोकतंत्र में। ये निश्चित तौर पर ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि हम जानते हैं कि हमारे गणतंत्र का जो सफर रहा है, निरंतर मजबूत होते संसदीय लोकतंत्र का जो सफर रहा है, उसमें जो युवा पीढ़ी है उसे ये जानना समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं समाज के प्रति, देश के प्रति। और जब हम सालाना तौर पर आज के दिन संविधान दिवस को मनाते हैं, तो दरअसल उस दिन हम याद करते हैं कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी मेहनत की थी भविष्य को देखते हुए, भारत के सुनहरे भविष्य को देखते हुए एक ऐसा संविधान हमें दिया जो दुनिया में जिसे एक सर्वोत्तम
संविधान की संज्ञा दी गई और उस संविधान ने हमें ये सुनिश्चित किया है, उस संविधान के जरिए सुनिश्चित हुआ है कि भारत एक मजबूत देश बनकर निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें तो सबसे अहम बात यह है कि जनता की भागीदारी क्या हो सकती है, एक युवा की भागीदारी क्या हो सकती है और उसकी इच्छाएं और अधिकारों का सम्मान करते हुए दरअसल उसकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, उस बारे में बताने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आज के दिन संविधान के प्रस्तावना के बारे में हम जानते हैं, एक बार फिर से याद करते हैं संविधान को लेकर जो हमारे जेहन में जो जानकारी रहती है वो और ताजा होती है और एक आम इंसान के मन में, क्योंकि हम देखते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हर कोई अपने काम में लगा रहता है, तो ऐसे में जब इस तरह का दिन आता है, जब संविधान दिवस का दिन आता है, जब गणतंत्र दिवस का दिन आता है, तो वो याद ताजा होती है कि हमारे देश में एक ऐसा संविधान है जो तमाम चुनौतियों में एक रास्ता दिखाने में सक्षम है और हमें आगे बढ़ाने में सक्षम है और साथ ही साथ जनता को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की याद भी दिलाता है और उनके जो उनका जो जिम्मेदारी है, उनका जो कर्तव्य है उसकी भी याद दिलाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे समय में जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा हो 2 दिन का और उसमें दूसरे दिन संविधान दिवस का पढ़ना, दरअसल केवड़िया में उस जगह का चयन करना, हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशालकाय विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा केवड़िया गुजरात में है, उसके ठीक नीचे ये जो प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना का जो पाठ यहाँ पर पढ़ा गया और देश में हमने कई जगहों पर देखा, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में और तमाम मंत्रालयों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो राष्ट्रपति भवन से संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ा और उसको तमाम जगह पर उसे देखा गया, सुना गया, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में याद दिलाता है कि किस तरह से हम बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से। हमारे अधिकार तो हैं लेकिन हम हमारी जो है कर्तव्य भी है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है और यही है वजह है कि हमने देखा कि जब कोई चुनौती आई तो किस तरह से मिल बैठकर, किस तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं के से जुड़े लोगों ने उस चुनौतियों का बखूबी सामना किया। जो रास्ता संविधान ने बताया था उस पर आगे बढ़ते हुए, जो रास्ता संविधान ने दिखाया था उस पर आगे बढ़ते हुए, तो ये अपने आप में जरूरी इसलिए हो जाता है खासतौर पर आज के युवाओं के लिए कि वो जाने और समझें कि आज जो भारत वो देख रहे हैं, आज का जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत देख रहे हैं, आज वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो एक मजबूत छवि देख रहे हैं, आज जो भारत के बारे में दुनिया भर में जो छवि देख रहे हैं, आज जो भारत तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ भारत देख रहे हैं, ये सब शायद उस वजह से संभव हो पाया है कि हमारी संविधान ने वो रास्ता दिखाया, हमारे संविधान ने हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं उनको शक्ति दी, तमाम जो संस्थाएं उनको शक्ति दी कि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और तमाम जो दिक्कतें, आपदाएं, चुनौतियां हैं उनका सामना कर सके। और यही वजह है कि आज हम एक आकांक्षी भारत को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा भारत जो दुनिया की आशा का केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा भारत जिसने कोरोना काल में दरअसल दुनिया को दिखाया है कि किसी इस तरह की आपदा से, जो आपदा पहले देखी सुनी नहीं गई, उससे कैसे निपटा जा सकता है। एक ऐसा भारत जब दुनिया सोच रही थी कि दरअसल किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इस चुनौती का किस तरह से सामना किया जाए, कोरोना जैसी महामारी का, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को रास्ता दिखाया कि दरअसल क्या रास्ता हो सकता है इस तरह की चुनौती से पार पाने में। तो आप है कोरोना की महामारी की चुनौती रही हो या फिर तमाम ऐसे संकट के समय रहे हो, उसमें जो एक रास्ता निकला है, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उस भारत की जो मजबूत जो जड़ें हैं, जो लोकतंत्र की जो मजबूत जड़ें, जो सदियों पुरानी जो हमारी परंपरा वैदिक काल की रही है, और उसको जब देश आजाद हुआ और हमने देखा कि गणतंत्र जब बना हमारा देश, संविधान जब लागू हुआ, उसके बाद से हम जिस तरह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं, इस अनुभव को सहेजना जरूरी है, इस अनुभव को बताना जरूरी है और युवा पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि ये जो स्थिति
ये जो परिस्थिति, ये जो माहौल हमें मिला है, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके पीछे एक तपस्या रही है, इसके पीछे एक मेहनत रही है, इसके पीछे एक सोच रही है, इसके पीछे एक दृष्टि रही है, इसके पीछे एक विजन रहा है हमारे नीति निर्माताओं का, हमारे संविधान निर्माताओं का, हमारे देश के जो तमाम महापुरुष रहे हैं उनका। तो उनकी तपस्या का, उनकी मेहनत का ये फल है कि आज हम पुष्पित पल्लवित और इस तरह का एक मजबूत लोकतंत्र देख रहे हैं भारत में, जो निरंतर आगे बढ़ रहा है और समाज पर अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे युवा इस बात को जाने समझे, इसलिए संविधान दिवस हर साल मनाया जाए। और इस तरह yes, Shailendra, you're talking of these aspirations, you're talking of this vision, which was put forth in the Constitution 70 years back, 71 years back. At that time, the world order was different, the situations, the circumstances, the positioning of our countries was also different. When we talk of this 70-year-long, 71-year-long journey of our country to this day, I would want you to talk more about what was that driving force, which was relevant then also and today also, and these values, this vision, this aspiration which you're talking of, this will be followed on and will be taken forward to the following generations as well. देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था और हम जानते हैं कि तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जो एक मूल अवधारणा थी वो किस तरह से उस पर आगे बढ़ा गया। हम जानते हैं कि हमारे देश में ये कहा गया कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, यानी कोई कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो, या एक आम आदमी हो, एक किसान हो, या समाज के वंचित तबके पर खड़ा, अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति हो, एक तरह से देखें तो सभी का मत समान है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि दरअसल हमारे देश में हर व्यक्ति की जो एक उनके जो अधिकार वो कितने महत्वपूर्ण है। वो केवल किसी वीवीआईपी के या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के अधिकार ही नहीं, बल्कि एक आम इंसान के, एक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के, एक वंचित व्यक्ति के भी अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण है। वो उतना ही महत्वपूर्ण है देश के लिए, उसके अधिकार ही उतने महत्वपूर्ण है जितने किसी बड़ी जो है पद पर बैठे व्यक्ति का जो अधिकार है वो, अगर उसकी बात करें। ये अपने आप में जो समानता का अधिकार है ये दर्शाता है, ये हमारे संविधान ने हमें दिया है कि हर व्यक्ति की जो गरिमा है, जिसका जिक्र संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी संविधान के प्रस्तावना का पाठ कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उसमें जिस मूल बात का जिक्र किया गया उसको हम देखते हैं। तो ये पूरा जो हमारा संविधान है वो जो हमारे देश के लोग हैं उनकी गरिमा का ध्यान रखते हुए, उनके अधिकारों का ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ उन्हें कर्तव्य की याद दिलाते हुए ये जब संविधान बन रहा था और आगे की जब परिकल्पना की गई थी, इस तरह के तमाम उन चुनौतियों की जब बात की गई थी, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना आगे सोच समझ के बिंदुओं पर आगे बढ़ा। दूसरी बात यह है कि उस वक्त ही इस बात को सोच लिया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी समय के हिसाब से कभी किसी बदलाव की जरूरत ना पड़े। तो लिहाजा ये एक जो है इसमें संभावना रखी गई और ये इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि समय समय पर संविधान में के नियमों में जो है संशोधन हो सकता है। और यही वजह क्या जब हम देखते हैं कि इतने सारे संशोधन संसद के जरिए लागू किए गए, तो जरूरतों के हिसाब से किन संशोधनों की जरूरत है, यानी जहां पर लचीलेपन की जरूरत है वो लचीलापन भी हमारा संविधान दिखाता है। और जहां पर जिन मूल विचारधारा के साथ या जिन मूल तत्वों के साथ, जिन मूल बातों के साथ एक तरह से कोई Yes, indeed. So it is just not a rigid constitution which we follow, but flexibility and scope of improvement is also बिल्कुल इसीलिए जो संविधान संशोधन की बात है वो रखी गई है और लगातार संविधान संशोधन होते भी रहे, ताकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये लचीला भी है और कठोर भी है। यानी जहां पर नियम कायदे कानून का पालन कराना है और जहां मूल उद्देश्य से अपने भटक ना जाए वहां पर ये कठोर है, और जहां पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, लोगों के हितों के लिए काम करना है, वहां पर इसमें
तमाम सारे परिवर्तन भी होते रहते हैं। Yes, all right. We'll also tell our viewers how the president today read out the preamble. Also, we tell you that since Constitution Day is being celebrated across the country today, Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar also read out preamble on the Constitution Day today. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 49 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। Also, the film division of the Ministry of Information and Broadcasting will be streaming 4 films on its website and YouTube channel on the occasion of the 71st Constitution Day today. The films will be ranging from topics which include adoption of the Indian Constitution, its salient features and life of Dr. B.R. Ambedkar. The films being streamed are Our Constitution, which depicts the various clauses of India's Constitution, We the People of India, that traces framing of the Constitution, the preamble and animation on the preamble to the Constitution of India, and Baba Sahib Ambedkar, a biographical film on Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Constitution of India. तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन संविधान दिवस के तौर पर, और बहुत महत्वपूर्ण हम इसको अपनी भागीदारी से बना सकते हैं। जो हम भारत के लोग हैं जिनके बारे में बार बार कहा जाता है, इसको जानकर समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करके, अपने अधिकारों के बारे में जान करके, क्योंकि जब बार बार कहा जाता है कि लोगों में जो जन चेतना है वो बढ़ रही है, लोगों के राइट्स के बारे में अवेयरनेस उनमें आ रही है, और जब ये कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी समझें, और तभी सही मायनों में संविधान दिवस का मनाया जाना सार्थक हो सकेगा। Yes, indeed. We as responsible citizens, we are the people of the country, and as responsible citizens, we have to ensure that we adhere to the duties as well. If and when we claim our rights, and that would in fact be the crucial factor, the driving force behind the progress and flourishing of our nation. Also, even as we close this special edition of the broadcast on Constitution Day today, we tell you that this is the second day of the 80th conference of the presiding officers in Kevadia, and the working session has already begun, and today the Prime Minister will be addressing the valedictory इसके बारे में हम session. विस्तार से आपको सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे और उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। With that, we'll end this special edition. जी बिल्कुल, इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।